देखो, आज बेसिकली हम 4 मेन टॉपिक पढ़ेंगे। एक तो वेलोसिटी ऑफ वेव स्ट्रिंग, स्टैंडिंग वेव, ओपन और क्लोज्ड रोगन पाइप। ठीक है? सबसे पहले हम चालू करते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव्स ऑन स्ट्रिंग। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रिंग। तो सबसे पहले तो यार एक ट्रांसवर्स वेव बनती कैसे, मतलब सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एक ट्रांसवर्स वेव बनती कैसे, मतलब एक ट्रांसवर्स वेव क्या होती है। देखो, सपोज करो कि यहां पे दीवार पे आपकी रस्सी बंधी हुई है। मान लो ये आपकी रस्सी है और मान लो कि यहां पे आपने कोई झटका दिया मान लो आपने यहाँ पे मतलब एक वेव क्रिएट करी। तो ये वेव ट्रैवल करते हुए दीवार की तरफ जाती है। तो हमें यह पता करना है कि इस वेव की वेलोसिटी क्या होगी। तो एक चीज तुम ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है तुम्हें, इस वेव की जो वेलोसिटी है, एक तो वो डिपेंड करेगी टेंशन पे। किस पे? टेंशन फोर्स पे, कि आपकी रस्सी कितनी खिंचाई हुई है। क्योंकि तुम खुद मुझे बताओ, देखो मान लो एक रस्सी ऐसे पड़ी है, एक रस्सी टाइट है। अगर इस रस्सी का ये पार्ट मैं हिला भी दूं तो इधर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये रस्सी टाइट है, ये दूसरी वाली रस्सी टाइट है। अगर यहां पे इसमें मैं एक वेव क्रिएट करूंगा ना, यहां पे एक झटका दूंगा, तो ये झटका ट्रैवल करते हुए उधर जाता है। तो टेंशन होती है तभी आपकी वेव ट्रैवल करती है। तो सबसे पहला याद रखना, कोई तुम्हें पूछे कि एक रस्सी पे ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल कर रही है, तो बताओ उसकी वेलोसिटी किस किस पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहला फैक्टर याद रखना कि वेलोसिटी डिपेंड करती है कि भैया रस्सी में टेंशन कितनी है, रस्सी कितनी खिंचाई हुई है। दूसरा, ये वेलोसिटी डिपेंड करती है मास पे, कि आपकी रस्सी कितनी भारी है। तीसरा, डिपेंड करती है रस्सी की लेंथ पे। लेकिन यार अपने को ये तो पता है कि तीन चीजों पर डिपेंड करती है, लेकिन पावर क्या होगी, मतलब टी एम एल पे डिपेंड तो करती है, पर फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। तो मान लो टी की पावर ए, एम की पावर बी, एल की पावर सी लगा दो। यार ये डायमेंशनल एनालिसिस। तो अब हम देखो कैसे पता करेंगे। तो एक बात तो पक्का है कि वेलोसिटी टेंशन पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी मास पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी लेंथ पे डिपेंड करती है, पर इनकी पावर क्या होगी हमें नहीं पता। तो आप इन तीनों प्रपोर्शन की जगह कांस्टेंट लगा दो, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा v इक्वल टू के टी रेस टू पावर ए, एम रेस टू पावर बी, एल रेस टू पावर सी। अब सबके डायमेंशन पुट करो। देखो, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एल टी माइनस वन। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। याद रखना है इस के का कोई डायमेंशन नहीं होता। टी मतलब टेंशन, टेंशन मतलब फोर्स। अगर तुम भूल गए हो तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सलेरेशन। और एक्सलेरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो मास का तो एम, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, और अपॉन टी, ये टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एम एल टी माइनस टू। तो यहां पे आ जाएगा एम एल टी माइनस टू रेस टू पावर ए, एम की पावर बी है, एल की पावर सी है। एक बार इतना लिखो अपनी कॉपी में, एक बार इतना लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, अब देखो इन पावर्स को ओपन करो। तो एल टी माइनस वन, इसको ओपन करोगे तो एम के ऊपर भी ए आ जाएगा, एल के ऊपर भी ए आ जाएगा, और टी रेस टू पावर माइनस टू ए हो जाएगा। मतलब ये ए यहां पे भी आएगा, यहां पे भी आएगा और यहां पे भी आएगा। एम रेस टू पावर बी है, एल रेस टू पावर सी है। अब आप क्या करो, देखो इधर तो एम नहीं है, तो इधर एम की पावर जीरो लगा दो, एल की पावर वन, टी की पावर माइनस वन। इधर क्या हो जाएगा? एम की पावर हो जाएगा ए प्लस बी, क्योंकि बेस अगर सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। एल की पावर हो जाएगा ए प्लस सी, क्योंकि एल की पावर है एल की पावर सी, और टी की पावर क्या आ जाएगा? माइनस टू है। ठीक है, अब तुम कंपेयर करो। देखो, अब तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो कंपेयर करो, इधर टी की पावर माइनस टू है, इधर टी की पावर माइनस वन। तो माइनस टू है किसके बराबर है? माइनस वन के। माइनस से माइनस गया, ए कितना आ गया आपका? हाफ। ठीक है, अब देखो इधर ए प्लस बी है, इधर एम की पावर जीरो है, तो ए प्लस बी बेसिकली क्या हो गया? जीरो। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस है, तो बी कितना आ गया? माइनस हाफ। और इधर ए प्लस सी है एल की पावर, और इस तरफ एल एच एस में ए प्लस सी वन है, तो ए प्लस सी को आप वन पुट करो, ए की वैल्यू हाफ पुट करो, सी कितना आ जाएगा? हाफ। तो इस तरीके से पावर निकालते हैं, और आपको फाइनली ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा? वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ऑफ टी एल अपॉन एम। ये वाला आपको फाइनल फॉर्मूला याद रखना है। तो किसी भी वेव पे
सॉरी किसी भी स्ट्रिंग पे अगर उसका मास m है, लेंथ l है, और मान लो उसमें टेंशन है t, तो उस पे ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी कितनी होती है? रूट ऑफ टी एल बाय एम। टी मतलब टेंशन कितनी है, एल मतलब लेंथ कितनी है, एम मतलब इसका मास कितना है। लिख लो अपनी कॉपी में, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन ए स्ट्रिंग। तो एक स्ट्रिंग पे ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी कितनी होती है, लिख लो अपनी कॉपी में। लिख लो। और किसी को इस पूरे डेरिवेशन में कोई डाउट है तो पूछो। इस फॉर्मूले को लिखने का एक और तरीका मैं लिखवा रहा हूं, इसमें कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है तो पूछो। वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन ए स्ट्रिंग। ट्रांसवर्स वेव मतलब आपकी वेव जा रही है इधर, पर पार्टिकल के वाइब्रेशन परपेंडिकुलर है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी कितनी होती है? रूट ऑफ टी एल बाय एम। एल मतलब लेंथ, एम मतलब मास। ठीक है, तो देखो इसको लिखने का एक और तरीका होता है, रूट ऑफ टी एल बाय एम। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टी डिवाइडेड बाय एम अपॉन एल, और मास अपॉन लेंथ को हम लिखते हैं म्यू। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रूट ऑफ टी बाय म्यू। म्यू होता है एम बाय एल, और म्यू का मतलब होता है लीनियर मास डेंसिटी। लिख लो अपनी कॉपी में। तो वेलोसिटी के फॉर्मूले को दो तरीके से लिखा जाता है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, आप इस तरीके से लिख सकते हो। लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, म्यू मतलब क्या होता है? लीनियर मास डेंसिटी, मतलब कितना मास है अपॉन स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, मास अपॉन लेंथ। इसको बोलते हैं हम लीनियर मास डेंसिटी। और फॉर्मूला कितना है? रूट ऑफ टी बाय म्यू। टी मतलब टेंशन, और म्यू का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ। अच्छा, ये है आपका वेलोसिटी ऑफ अ वेव ऑन अ स्ट्रिंग। किसी को इसमें आप कोई भी डाउट है तो तुम पूछ सकते हो, नहीं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूं, वो है स्टैंडिंग वेव्स। तो पहले हम स्टैंडिंग वेव बनती कैसे उसका डेरिवेशन करेंगे, और फिर हम ओपन और क्लोज रोगन पाइप पाएंगे। इसमें कोई डाउट है तो पूछो यार। ओके, कोई डाउट नहीं है तो देखो, सबसे पहले स्टैंडिंग वेव बनती कैसे। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव्स। तो स्टैंडिंग वेव बनती कैसे, अब तुम समझना। सपोज करो कि ये कोई दीवार है, और मान लो यहां पे कोई रस्सी है, और मान लो कि आपने यहां पे एक झटका दिया। झटका मतलब आपने यहां पे कोई वेव क्रिएट करी, तो ये वेव ट्रैवल करते करते दीवार की तरफ जाती है, इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट वेव। ये दीवार से टकराती है, इस तरीके से उल्टा होके वापस आती है। याद रखना, जब भी वेव का किसी जगह से रिफ्लेक्शन होता है, तो वहां पे पाई का फेज डिफरेंस आता है। कितने का? पाई का। पाई का फेज डिफरेंस का मतलब है वेव उल्टी हो जाती है, तो ये वेव उल्टी होके वापस आती है, तो इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड वेव। तो ये आपकी इंसिडेंट वेव है, रिफ्लेक्टेड वेव है। तो अगर मान लो आप कंटिन्यूसली यहां से वेव क्रिएट करते ही जा रहे हो, है ना, तो इधर से वेव आएगी, और टकरा के कंटिन्यूसली नीचे से भी वेव आपकी रिफ्लेक्ट होके आएगी। तो जब ये दोनों वेव मिलती है ना, तो आपकी क्या बनती है? तो आपकी बनती है स्टैंडिंग वेव्स। तो स्टैंडिंग वेव दिखने में आपकी इस तरीके से होती है। मैं तुम्हें एक एनिमेशन दिखा रहा हूं उसका, इस तरीके से होती है स्टैंडिंग वेव। तुम सभी एनिमेशन ध्यान से देखना, ये देखो, दिख रही है तुम्हें कि स्टैंडिंग वेव कैसे? ये रियल मतलब एग्जांपल है, कोई एनिमेशन नहीं है, ये रियल वीडियो है। दिख रहा है आपको ये वीडियो चलते हुए स्टैंडिंग वेव कैसे बनेगी? नहीं दिख रहा है? गगन स्वरा नजर आ रहा है क्या, कि नहीं नजर आ रहा है? मुझे तो स्क्रीन ही नहीं दिख रही है आपकी। क्या? स्क्रीन ही नहीं दिख रही है मुझको तो आपकी। बाकी लोगों को दिख रही है क्या? हिमांग, प्रवीर, स्क्रीन दिख रही है मेरी? सर दिख रही है। यस अरे सर। दिखना चाहिए, मतलब मेरे यहाँ तो समझ में आ रहा है, दिख रहा है।
देखो इस तरीके से आपकी स्टैंडिंग वेव बनती है, दिख रहा है तुम्हें? तो यहां पे बेसिकली है क्या, इस रस्सी को दोनों तरफ से बांध रखा है, ध्यान से देखो, और आपकी ऐसी स्टैंडिंग वेव बन रही है। ये होती है स्टैंडिंग वेव। तो कोई तुम्हें पूछता है कि स्टैंडिंग वेव कैसे बनती है, तो आपको क्या आंसर करना है कि एक तरफ से इंसिडेंट वेव जाती है, टकरा के रिफ्लेक्टेड वेव आ रही होती है, तो इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव जब मिलती है तो आपकी क्या बनती है, स्टैंडिंग वेव बनती है। तो लिखो आपकी अपनी है कि स्टैंडिंग वेव्स आर फॉर्म्ड, स्टैंडिंग वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन, मतलब कब, व्हेन इंसिडेंट and reflected waves, when incident and reflected waves superpose with each other, superimpose, superpose ही superimpose कर लेना है ना, superimpose with each other। तो कब बनती है, तो standing waves are formed when incident and reflected waves superimpose with each other। तो जब इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव मिलती है तो क्या बनती है, आपकी स्टैंडिंग वेव बनती है। देखो यहां पे आपको दिख रही होगी बनते हुए, इस तरीके से अपनी स्टैंडिंग वेव्स बनती है। रानू कोई डाउट है तो पूछ ले इसमें। देखिए यहां पे दिख रहा है देखो बनते हुए, देख कैसे बनती है स्टैंडिंग वेव। फिर मैं इसकी मैथमेटिक्स पे आऊंगा, एक बार लिख लो इस डेफिनेशन को। ठीक है, तो अब हम स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन लिखना सीखते हैं, और स्वरा उसी डेरिवेशन से तेरे क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा तेरे को। ठीक है, तो अब अपन इक्वेशन लिखना सीखते हैं। देखो मैं तुम्हें एक और एग्जांपल दे रहा हूं, वो भी एनिमेशन ही है, देखना। ये देखो यहाँ पे तुम सबको दिख रहा है ये वीडियो, एक सेकंड ना, ये देखो यहाँ पे ना एक ब्लू कलर की वेव है जो तुम्हें उधर जाते हुए दिखाई देगी, और एक लाल कलर की वेव है जो तुम्हें पीछे आते हुए दिखाई देगी। तो ये जो ब्लैक है ना, ये ब्लैक वाली, ये तुम्हारी स्टैंडिंग वेव है ना। तो अब इसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, अब तुम सब ध्यान से देखना कि स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। सबसे पहले डायग्राम बनाना अपनी कॉपी में, ऐसा एक दीवार बनाना, और यहां पे आपकी एक वेव बनाना। मान लो कि इस वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो है ये ए, और मान लो ये जा रही है पॉजिटिव एक्स में। तो अगर तुम लास्ट क्लास में थे तो तुम्हें याद होगा कि अगर किसी वेव का एम्पलीट्यूड ए है और वो पॉजिटिव एक्स में जा रही है, तो इंसिडेंट वेव की इक्वेशन क्या लिखेंगे अपन, ए साइन ब्रैकेट में आएगा के एक्स माइनस ओमेगा टी। के एक्स माइनस ओमेगा टी है, मतलब वेव कहां जा रही है, पॉजिटिव एक्स में, और एम्पलीट्यूड कितना है ए। तो ये वेव जाती है जाती है जाती है जाती है, टकराती है, उल्टा हो जाती है ना, क्या हो जाती है, उल्टा घूम के, और फिर पीछे आ रही है। पीछे मतलब कहां जा रही है, नेगेटिव एक्स में जा रही है। तो रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन कैसे लिखेंगे अपन, माइनस, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि वेव उल्टा हो गई, या फिर आप बोल सकते हो कि कितने का फेज डिफरेंस आया, पाई का। तो माइनस ए साइन, और ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा के एक्स प्लस ओमेगा टी। क्योंकि अब आपकी वेव कहां जा रही है, ध्यान से देखो, आपकी रिफ्लेक्टेड वेव कहां जा रही है, पीछे नेगेटिव एक्स में जा रही है। और याद है लास्ट क्लास में मैंने समझाया था, अगर वेव पॉजिटिव एक्स में जाती है तो के एक्स माइनस ओमेगा टी, वेव नेगेटिव एक्स में जाती है तो के एक्स प्लस ओमेगा टी, है ना। तो जब ये दोनों वेव मिलेगी तो फाइनल वेव की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इक्वल टू वाई इंसिडेंट प्लस वाई रिफ्लेक्टेड। तो इंसिडेंट क्या है, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, माइनस रिफ्लेक्टेड कौन सी है, माइनस ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। एक बार इतना लिख लो अपनी कॉपी में आराम से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इतना लिख लो अपनी कॉपी में। लिख लो, एक बार इतना लिख लो, क्योंकि यार पता है ये चीजें अगर तुम सीखोगे ना कि ये आया कैसे, तो तुमसे क्वेश्चन और ज्यादा अच्छे से होंगे। लिख लो आराम से लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक और हाँ यार, मतलब डॉपलर इफेक्ट और बीट्स जिनको पढ़ना है वो मेरे से अलग से पढ़ लेना इस वीक में। अच्छा, तो यहाँ पे देखो ए कॉमन ले लो अब, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, ध्यान से देखो, मैं धीरे धीरे ही कर रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आएगा। साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। तो बेसिकली ये साइन है माइनस साइन भी है। अब अगर तुम में से कोई बायो वाला है तो उसको साइन वाला ये फॉर्मूला नहीं पता होगा, तो ये फॉर्मूला लिख लो अपनी कॉपी में कि साइन ए माइनस साइन बी, इसको हम लिख सकते हैं टू साइन
a माइनस बी बाय टू कॉस a प्लस बी बाय टू। तो साइन ए माइनस साइन बी को हम लिख सकते हैं 2 साइन a माइनस बी बाय टू कॉस a प्लस बी बाय टू। इसको सिंप्लीफाई करो, a की जगह तो a और साइन ए माइनस साइन बी है, तो 2 साइन a माइनस बी बाय टू, तो मतलब के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी अपॉन में क्या आ जाएगा 2, और कॉस a प्लस बी बाय टू, मतलब ये a है ये b है, तो आप इन दोनों को ऐड करो तो के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2। तो ध्यान से देखो, यहां पे के एक्स से के एक्स गया, यहां पे ओमेगा टी से ओमेगा टी गया, तो ये क्या इक्वेशन बनी 2a साइन। ध्यान से देखो, यहाँ पे ब्रैकेट पे माइनस ओमेगा टी है, तो नीचे 2 है तो खाली माइनस ओमेगा टी बचेगा, और यहाँ पे के एक्स 2 के एक्स है, 2 से 2 गया तो ये कॉस के एक्स बचेगा। इस माइनस को बाहर ले आओ तो ये बनी तुम्हारी माइनस 2a साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स। तो ये आपकी किसकी इक्वेशन है, एक स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है। लिख लो अपनी कॉपी में, फिर मैं तुम्हें इस इक्वेशन को यूज करना सिखाता हूं। एक बार लिख लो अपनी कॉपी में इस इक्वेशन को, y इक्वल टू माइनस 2 है साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स। याद रखना, अगर यहाँ पे माइनस नहीं आएगा तो भी चलेगा, है ना। अगर तुम यहाँ पे कई कई लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यह साइन की जगह कॉस लिखा हुआ है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो यहाँ पे माइनस आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम टेंशन मत लो। कई लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 2a कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी सही है। लेकिन याद रखना, दोनों साइन नहीं हो सकते, दोनों कॉस नहीं हो सकते, एक साइन होगा तो दूसरा पक्का कॉस होगा, ठीक है। ये तुम याद रखना, एक बार लिख लो अपनी कॉपी में इसको, फिर मैं तुम्हें इसको यूज करना सिखाता हूं। ठीक है, तो कोई तुम्हें पूछे कि स्टैंडिंग वेव कब बनती है, जब इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज करती है, मतलब ऐड हो जाती है। ये देखो, ठीक है। तो देखो, अब एक चीज तुम ध्यान से समझना, आई होप सो तुमने लिख लिया होगा अब तक। तो स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन कैसी होती है, इस तरीके से होती है, जैसे 2a साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स भी हो सकती है, ये भी हो सकती है 2a कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स भी हो सकती है। याद रखना, अगर कोई तुम्हें पूछे, सर मेरे स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अब आ रही है क्या शिवांश, देखना। नहीं सर, अभी भी नहीं आई। रानू तुझे नजर आ रहा है क्या, कि तुझे भी नजर नहीं आ रिदम? सर आ रही है नजर। अरे यार विजिबल ये है। पता नहीं यार, ये तुम्हारी तरफ से कोई दिक्कत होगी, पता नहीं। मेरे यहाँ तो कोई दिक्कत ऐसा हो नहीं रहा है, और ना ही नेट का इश्यू है मेरी तरफ से तो। सर आप एक दिख बार गई। वापस रीशेयर करता हूँ, रुक जाओ, वापस रीशेयर करता हूँ। अब नजर आ रही है? नहीं नहीं सर, अभी भी ब्लैक है मेरी। सर अब मुझे नजर आ गई। यार पता नहीं भाई क्या है ये। शिवांश तू एक बार रीजॉइन करके देख वापस एक बार, है ना, क्योंकि और मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। देखो, तो 2a साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स हो सकता है, 2a कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स हो सकता है, लेकिन 2a साइन ओमेगा टी साइन के एक्स नहीं हो सकता, और ना ही ये हो सकता है 2a कॉस ओमेगा टी कॉस के एक्स, ये भी पॉसिबल नहीं है। एक साइन होगा तो दूसरा कॉस होगा, तो ये आपकी स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है। तो इस तरीके से बेसिकली आपकी स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन लिखी जाती है ना। किसी को आ गई इसका आ कोई गई आ गई।
इसमें आप कोई डाउट है तो पूछो। देखो, एक साइन होगा तो दूसरा कॉस होगा, ठीक है। और मैंने परसों भी तुम्हें बताया था कि के बेसिकली क्या होता है, के होता है आपका वेव नंबर 2π/λ। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2πf, और फ्रीक्वेंसी को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 टाइम पीरियड। और यहां पे 2a है, लेकिन याद रखना एक इंडिविजुअल वेव का एम्पलीट्यूड कितना था, a, लेकिन स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड कितना है, स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड है 2 है। आया समझ में? तो याद रखना साइन ओमेगा टी साइन के एक्स नहीं हो सकता, कॉस ओमेगा टी कॉस के एक्स नहीं हो सकता। एक साइन होगा तो दूसरा कॉस होगा, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके बताता हूं, एनिमेशन का ही है। देखो ये देखो, तो ये एक स्टैंडिंग वेव है। तो ये जो पॉइंट होते हैं ना, ये वाले पॉइंट जहां पे आपका एम्पलीट्यूड 0 होता है, उनको बोलते हैं हम नोड, ये वाले पॉइंट। तो ये सब आपके नोड है। तो कोई भी नोड बेसिकली क्या होता है, नोड इज अ पॉइंट विथ जीरो एम्पलीट्यूड, विथ जीरो एम्पलीट्यूड या वाइब्रेशन। मतलब नोड वाले पॉइंट का तो वाइब्रेशन बिल्कुल होता ही नहीं है। और ये जो बीच वाले पॉइंट है ना, ये वाले पॉइंट, इनको हम बोलते हैं एंटी नोड। और एंटी नोड का मतलब पॉइंट्स विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो जहां पे आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है उनको बोलते हैं एंटी नोड, और जहां पे आपका एम्पलीट्यूड 0 होता है, मतलब जो पॉइंट बिल्कुल आपके वाइब्रेट करते ही नहीं है, उनको बोलते हैं हम नोड। तो नोड इज अ पॉइंट विद 0 एम्पलीट्यूड, एंटी नोड पॉइंट्स विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। लिख लो अपनी कप में डायग्राम बना के। और याद रखना, कोई तुम्हें पूछे कि बताओ दो नोड के बीच में दूरी क्या है, तो λ/2। कोई तुम्हें पूछे कि बताओ दो एंटी नोड के बीच में दूरी क्या है, तो वो भी λ/2। और लैम्डा बेसिकली क्या होता है, वेवलेंथ होता है। तो लिख लो अपनी कप में कि डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नोड और एंटी नोड, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नोड और एंटी नोड इज λ/2, इज λ/2। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू नोड और टू एंटी नोड इज λ/2, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट अब तुम्हें याद रखना है। किसी को स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अब तुम्हारा एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, जो मैं तुम्हें सॉल्व करा रहा हूं। एक सेकंड, मुझे किसने भेजा था, मैं कॉपी कर रहा हूं, 1 मिनट लगेगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट। जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, मैं क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूँ, वो तुम्हारी बुक का है, तुम्हें आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। अच्छा, तुम सबको एक क्वेश्चन दिख रहा है? स्वरा, तो नहीं भेजा मुझे क्वेश्चन ये? देखो, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये बोल रहा है कि भाई ये एक स्टैंडिंग वेव की, ये बोल रहा है इक्वेशन है। तो पहला क्वेश्चन यही है कि बताओ ये ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन है कि स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी मतलब स्टैंडिंग वेव। तो ये कौन सी इक्वेशन है, स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन। अब इसके नीचे अपनी इक्वेशन लिखो, y = 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी लिख सकते हो। अब कंपेयर करो, देखो x के साथ क्या है 2π/3, x के साथ क्या है k, तो अपना k कितना आ गया 2π/3। t के साथ क्या है 120π, अपने t के साथ क्या है ओमेगा, तो ओमेगा कितना आ गया 120π। अब पढ़ो क्या पूछ रहा है। पहले क्वेश्चन का आंसर तो हो गया, वेवलेंथ पूछा, फ्रीक्वेंसी पूछा, स्पीड पूछा। यार अब तो तुम निकाल ही सकते हो, मैंने तुम्हें कल ही सिखाया था। k होता है 2π/λ और ओमेगा होता है तुम्हारा 2πf। तो यहां से लैम्डा आ जाएगा और फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, और वेलोसिटी क्या होता है लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। और फाइनली पूछ रहा है कि बताओ टेंशन कितनी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, v = √T/μ। तो यहां से वेलोसिटी निकाल के पुट कर देना। और म्यू मतलब क्या होता है, म्यू का मतलब होता है मास अपॉन लेंथ। तो देखो ये तो 1.5 मीटर लेंथ है और ये मास दे रखा है। बस ये आ गया तुम्हारा आंसर। स्वरा, ऐसे करना है। कोई भी डाउट है तो अब तुम मुझसे पूछ सकते हो इसमें, कोई भी डाउट है तो। क्योंकि स्टैंडिंग वेव्स की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, पैरामीटर अब खत्म होते हैं। अब मैं ओपन और क्लोज रोगन पाइप पे आ रहा हूं। किसी को इसमें कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। ओके, तो कोई डाउट नहीं है
तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं। इसमें कोई डाउट है तो बेटा पूछ लो पहले यार, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आऊंगा। ओके डन। तो पहला देखो अपनी कॉपी में, कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। तो पहला लिखो स्टैंडिंग वेव्स इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। स्टैंडिंग वेव्स इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में स्टैंडिंग वेव कैसे बनती है? देखो सबसे पहले तो एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होता क्या है? ये है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप मतलब एक पाइप है जो एक तरफ से बंद है ना। अब इसमें अगर पता है अपन एक क्लोज ऑर्गन पाइप में मान लो बहुत चिल्लाते हैं या फिर इस क्लोज ऑर्गन पाइप के आगे रख के हवा मारते हैं, तो कई बार इस पाइप से एक ट्यून सुनाई देती है। तो एक क्लोज ऑर्गन पाइप में सबसे पहला वाइब्रेशन जो होगा वो दिखने में ऐसा होता है। क्यों होता है ऐसे? देखो यहां पे तो आप चिल्लाओगे तो यहां तो वाइब्रेशन होगा, यहां पे दीवार है, यहां वाइब्रेशन जीरो होगा, है ना। अब एक चीज तुम ध्यान से समझना, ये एक पूरी वेव होती है, इसकी वेवलेंथ होती है लैम्डा। तो बेसिकली ये जो है ये पूरा लैम्डा है। तो ये कितना है? लैम्डा बाय 4। ये भी कितना है? लैम्डा बाय 4। ये भी कितना है? लैम्डा बाय 4। और ये भी कितना है? लैम्डा बाय 4। अब तुम कंपेयर करो ध्यान से, खाली इस पार्ट को देखो और यहां पे देखो। तो बेसिकली मान लो कि इस ट्यूब की लेंथ है एल, तो एल को अपन किसके बराबर लिख सकते हैं? लैम्डा बाय 4 के। और अगर तुम भूल गए हो तो वेलोसिटी होता है लैम्डा इंटू फ्रिक्वेंसी। तो लैम्डा को अपन क्या पुट कर सकते हैं? वेलोसिटी अपन फ्रिक्वेंसी। तो एल क्या हो जाएगा? v अपॉन 4f। तो पहली फ्रिक्वेंसी कितनी आ जाएगी? v अपॉन 4l। तो ये आपकी पहली फ्रिक्वेंसी है, इसको बोलते हैं हम फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। फंडामेंटल मतलब एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में सबसे पहली फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या फिर इसको हम बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। पहली फ्रीक्वेंसी फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब एक बार तुम इसकी अगली वाली देख लो, फिर तुम्हारा डाउट होगा तुम पूछ लेना। मान लो कि सेम ऑर्गन पाइप है अपना एल लेंथ का। मान लो अब मैं थोड़ा तेज चिल्लाता हूं, या मान लो अब जो मैं साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूं थोड़ी तेज है, तो अगला वाइब्रेशन दिखने में कैसा होगा? ध्यान से सुनना। आपको क्या करना है? आपको बीच में एक लड्डू ऐड करना है। लड्डू ऐड करने का मतलब क्या है कि इधर तो पक्का वाइब्रेशन मैक्सिमम होगा, इधर पक्का वाइब्रेशन जीरो होगा। तो लड्डू कैसे ऐड करोगे? ऐसे, ये एक लड्डू आ गया, है ना। पहले खाली लैम्डा बाय 4 था, अब देखो अब कितने लैम्डा बाय 4 है, ध्यान से देखो। ये भी लैम्डा बाय 4, ये भी लैम्डा बाय 4, ये भी लैम्डा बाय 4। तो अब आपकी लेंथ किसके बराबर है? 3 लैम्डा बाय 4 के। और लैम्डा बेसिकली होता क्या है? वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? 3v अपॉन 4l। ध्यान से देखो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी आपकी v बाय 4l, और ये कितनी है? 3v बाय 4l। तो इसको हम बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक क्यों? क्योंकि फर्स्ट हार्मोनिक को आपने किससे मल्टीप्लाई किया कि ये आया 3 से, क्योंकि पहला वाला v बाय 4 था, अगला वाला 3v बाय 4l, मतलब ये थर्ड हार्मोनिक। और इसको हम फर्स्ट ओवरटोन भी बोलते हैं, फर्स्ट ओवरटोन। तो फंडामेंटल के बाद की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं। और हार्मोनिक की बात की जाए तो पहला हार्मोनिक, ये तीसरा। अब देखो मैं अगला वाला बनाता हूं। आपको क्या करना है? आपको एक और लड्डू ऐड करना है, एक लड्डू और ऐड कर दो। तो एक लड्डू तो ये पहले से था ही था, ये एक और लड्डू आ गया। तो अब कितने लैम्डा बाय 4 है? देखो ये लैम्डा बाय 4, ये लैम्डा बाय 4, यहां पे लैम्डा बाय 4, एक और लैम्डा बाय 4, एक और लैम्डा बाय 4। तो अब एल किसके बराबर हो गया? 5 लैम्डा बाय 4 के। सेम लैम्डा को पुट करो वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो अगली फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? 5v बाय 4l। तो ये कौन सा हार्मोनिक है? ये है आपका फिफ्थ हार्मोनिक, है ना। और ओवरटोन की बात करें तो ओवरटोन में ऐसा कोई पंगा नहीं होता है, पहला तीसरा पांचवा। फर्स्ट के बाद कौन सा ओवरटोन आएगा? सेकंड ओवरटोन आएगा। तो ये आ गया आपका सेकंड ओवरटोन।
ठीक है, उसी तरीके से अगली फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी देखना, वो आएगी 7v/4l। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 7th हार्मोनिक, या फिर इसको क्या बोलेंगे, 3rd ओवरटोन। ठीक है, तो एक बार लिख लो अपनी कॉपी में, इस डायग्राम को बना लो, फिर मैं तुम्हें इसका फॉर्मूला लिखवाता हूं। अब कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है तो पूछो। तो याद रखना, अगर एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है तो पहला फ्रीक्वेंसी या फंडामेंटल v/4l, अगला 3v/4l, फिर 5v/4l, फिर 7v/4l। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को हम फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलते हैं, पहला हार्मोनिक। तो ये 3rd हार्मोनिक, ये 5th हार्मोनिक, ये 7th हार्मोनिक। अगला वाला फिर 9th आएगा, फिर 11th आएगा, फिर 13th आएगा। ठीक है, और ओवरटोन कैसे काउंट करता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद फर्स्ट ओवरटोन, फिर सेकंड ओवरटोन, फिर 3rd ओवरटोन। इस तरीके से, है ना, लिख लो अपनी कॉपी में इसको। तो देखो, इसमें ओवरटोन का फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, देखो। तो एक चीज तो ये लिखना कि इनक्लोज्ड ऑर्गन पाइप्स, इनक्लोज्ड ऑर्गन पाइप्स, कॉमा, ओनली odd harmonics are present, only odd harmonics are present। और अगर आपको nth ओवरटोन का फॉर्मूला पता करना है तो उसका फॉर्मूला है 2n+1 v/4l। ठीक है, जैसे मान लो मैं बोलूं कि बताओ फर्स्ट ओवरटोन कितनी होगी, तो आप n को 1 रख दो। तो n को 1 करोगे तो कितना आएगा, यह आ जाएगा 3v/4l, क्योंकि n 1 पुट करोगे तो 2 × 1+1 ये हो जाएगा। और फिर सेकंड ओवरटोन पूछूं तो आप n को 2 पुट करो, देखना f कितना आ जाएगा, 5v/4l। मैं थर्ड ओवरटोन पूछूं तो आप n को 3 पुट कर देना, देखो कितना मिलेगा तुम्हें, 7v/4l। तो ये nth ओवरटोन का फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। ठीक है, लिख लो इसको अपनी कॉपी में। तो ये है तुम्हारा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में स्टैंडिंग वेव कैसे बनती है। नेक्स्ट क्लास में अपन स्टैंडिंग वेव और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे। और कोई डाउट है तो अब तुम पूछ सकते हो यार, किसी को और भी कोई डाउट है तो अब तुम पूछ सकते हो, क्योंकि मैं ओपन ऑर्गन पाइप आज करा नहीं पाऊंगा, टाइम थोड़ा कम बचा है। किसी को और इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो आप। बस इसका 1-1.5 लेक्चर और बचा है, फिर तुम्हारे टॉपिक खत्म हो जाएगा। और किसी के एग्जाम पहले है तो तुम मुझे बोल देना, इसकी रिकॉर्डिंग वैसे भी मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है, आगे वाले 2 टॉपिक की भी, तो तुम चाहो तो उसको व्यू कर सकते हो, है ना। और कुछ पूछना है तो पूछो यार। ओके, कोई डाउट है स्वरा, परीन, कोई डाउट है, रानू, रिदम, कोई भी डाउट है तो पूछो यार। ओके।